नमस्कार, आप देख रहे हैं वुमेन डेडिकेशन और आपके साथ में श्रुति गोयल। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जो एक समाज सेवी भी हैं, साहित्यकार भी हैं और साथ ही साथ आयुर्वेद की जानकारी भी रखते हैं। ये खुद एक एनजीओ के प्रधान भी है। इस एनजीओ का नाम है सहयोग संस्था, जो 2004 से चलाई जा रही है। आज हम उनके पास हैं और उनसे उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। श्रुति जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। और वुमेन डेडिकेशन से जुड़े हुए जितनी भी टीम के सदस्य हैं, विशेषतः अविनाश फुटेला जी, जिनका मेरे कई वर्षों से अच्छे संबंध रहे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ यही कहूँगा कि आपने मुझे इस लॉकडाउन में समय के सदुपयोगिता करते हुए अपने साथियों के बीच में अपने विचारों को शेयर करने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, इससे पूर्व कि आप मेरे से कोई सवाल करें, क्योंकि आजकल जो आज इस संकट की घड़ी में केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व जो है कोरोना महामारी से पीड़ित है, ग्रसित है। इसलिए हमारा एक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि परम पिता परमात्मा के चरणों में हम ये अरदास करें, प्रे करें कि सभी जो भी पीड़ित हैं, चाहे वो जानकर है या अनजानेपन में हो गए, कैसे भी हो गए, उन सबको इस महामारी से मुक्ति मिले और आगे से हमारा जीवन जैसे खुशनुमा, जैसे हम पहले व्यतीत करते आए हैं, वैसे ही व्यतीत करें। ये जो महामारी चल रही है कोरोना को लेकर, तो आप जो हमारे देशवासी हैं उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, सभी जानते हैं कि इस महामारी के लिए हमें लॉकडाउन के दौरान घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है। और कहीं भी बाहर जाएं कोई ज़रूरी काम से, तो अपना मास्क लगा के जाना है। और इस तरह से इन्हीं विचारों के साथ एक हमारे वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमार जी निजात है, उनकी एक रचना सुनाता हूँ, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि ये समय ज़रूर कठिनाई का है, कष्ट का है, मुश्किलात का है, लेकिन कैसे हमने इस समय को धैर्य से कैसे हमने उस पर जीत पानी है। यही रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। बोल हैं, खुलकर कीजिए वार, कोरोना हारेगा। अपने तरन्नुम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुलकर कीजिए वार, कोरोना हारेगा। खुलकर कीजिए वार, कोरोना हारेगा। घर पर रह कर करें इसे कमजोर सभी। घर पर रह कर करें इसे कमजोर सभी। हो न सके प्रसार, कोरोना हारेगा। खुलकर कीजिए वार, कोरोना हारेगा। जीवन का पहिया, जीवन का पहिया गर कुछ दिन रोकोगे। जीवन का पहिया गर कुछ दिन रोकोगे। कड़ी पड़ेगी मार, कोरोना हारेगा। खुलकर कीजिए वार, कोरोना हारेगा। जीवन की आपाधापी, जीवन की आपाधापी कुछ दिन के खातिर कम कर दो रफ्तार, कम कर दो रफ्तार। कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद।
इसी माध्यम से मैं सभी को यही कहना चाहें कि ये हमारा जो भारतवर्ष है, ये महावीर का, बुद्ध का, महाराणा प्रताप का, हम उसके वंशज हैं। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और दृढ़ संकल्प होकर जो भी प्रशासन है उसका साथ देना चाहिए। इसी में हमारा हित है। आपने एक बहुत अच्छी गज़ल सुनाकर बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो साथ ही साथ मैं आपसे पूछती हूँ सर कि जो समाज सेवी है उसकी रुचि आपको कहाँ से आई है, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, समाज सेवी ठीक वैसा ही है, एक जज्बाती ये एक सवाल है कि किसी को अगर हम कह दें कि भाई तू कवि बन जा, तो ये नहीं कि उसके अंदर से कविताएं फूट पड़ेंगी या वो लिखने लग जाएगा या वो कवि बन जाएगा, ऐसा नहीं। इसी तरह से ये जो समाज सेवा का जो कार्य है, ये कोई अंदर आत्मा ही हमें कुछ प्रेरित करती हैं कि हम किसी के लिए कुछ करें। दुनिया में आए हैं तो इस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये वैसे तो हमारे पिताजी के संस्कार, गुरुओं की कृपा, अपना चिंतन, ये सब मिला के ही ये रूप बना कि हम कुछ समाज सेवा के लिए तत्पर रहें। जहाँ तक बात इसकी प्रोग्रेस की है, समाज सेवा मैं पहले कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। 2004 से पूर्व किसी संस्था का सचिव था, किसी के अंदर मैं पार्टिसिपेट करने जाता था। कई बार अपने हाथ से जर्सियाँ वितरण करना, बेटियों की शादी के लिए दहेज का सामान देना, मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगा कि क्यों न मैं ये सब कार्य अपनी संस्था बनाकर और उसके अंतर्गत करूं। तो 2004 में मैंने सहयोग संस्था के नाम से एक संस्था का गठन किया और जिसके अंदर हमारे बहुत अच्छे अच्छे शहर के सदस्य जुड़े। इसके पैटर्न जो है संरक्षक पंकज खेमका जी जो OHM के मालिक हैं, और ललित जैन जो उप प्रधान हैं, और रमेश जिंदगर जी MD संजीवनी हॉस्पिटल हैं, संजीव कांडला लेक्चरर हैं। तो कोई लेक्चरर है, कोई एडवोकेट है, कोई साहित्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे मुझे अच्छे सहयोगी मिले जिससे मैं बड़ा ही प्रोत्साहित हुआ। और मैंने 2004 से 4-5 ऐसे कैंप लगाए, मेगा कैंप्स, जिसके लिए मैं एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से टीम बुलाकर और 2 दिन यहाँ पे वो स्टे करती थी और हृदय जांच की और कैंसर जांच के मेगा कैंप्स लगाए, जिसके अंदर जो मुख्य तौर पे बी उमा शंकर जी हमारे उस टाइम DC साहब हुआ करते और बहुत ही वो प्रेरणा हमें देते थे, प्रोत्साहन देते थे। कभी उन्होंने एक से दूसरी बार हमें कहलवाया नहीं कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता या मुझे समय नहीं है। वो जब भी जाते थे यही कहते थे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बोलो कब है, कौन सी डेट रखी है, उस डेट को मैं अभी नोट करवाता हूँ, जैसा मैं ज़रूर आ जाऊँगा। हमें बड़ा DC साहब से वर्द हस्त रहा उनका हमारे पे, और बहुत ही अच्छा सहयोग हमें मिला। 2004 के बाद हमने 6 में ये कुछ एक बोलती तस्वीरें हैं और ये रिकॉर्ड है ये कि संस्था का उद्देश्य क्या था। 2004 में इसका गठन किया गया और मैं बोल के बताऊं आपको कि स्वास्थ्य संबंधी विशाल कैंप लगाना इनका उद्देश्य था। स्वास्थ्य संबंधी साहित्य का प्रकाशन, गरीब विद्यार्थियों का हर संभव सहायता करना, गरीब मरीजों की इलाज में आर्थिक सहयोग देना, सर्दियों में ज़रूरतमंद बच्चों की गर्म जर्सियाँ, निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी में, और एक हमने 1.25 लाख रुपया की लागत से नई सब्जी मंडी में प्याऊ का भी निर्माण करवाया, जो अभी तक 10 साल से ज़्यादा हो गए वो चल रही है। तो ये जो मेगा कैंप्स लगाए हमने, इसमें 2-2 दिन में
जो डॉक्टर की टीम रहती थी उसकी सारी व्यवस्था हम करते थे, ठहराने की भी। एसी रूम में ठहराते थे उनको, रात में हर एक तरह खाने पीने का और हर एक तरह से मतलब सहूलियतें जो हम प्रोवाइड करते थे। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि शहर के हर एक आदमी जो भी बतौर मरीज़ उस कैंप में आता था वो बड़ा अप्रिशिएट करता था कि इतने महंगा कैंप, इतनी सहूलियत। और हृदय जांच के और कैंसर के ज़्यादातर हमने कैंप लगाए। और हृदय जांच में जो बड़े बड़े टेस्ट जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कई हज़ारों रुपए में होते हैं वो हमने निःशुल्क करवाए। जैसे फॉर एग्जांपल इको है, इको महंगी होती है, इको सस्ती नहीं होती। और वो भी जो अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल, वेल नोन जो हॉस्पिटल है उनके डॉक्टरों से, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। मेरा भी बहुत मैं भी बड़ा प्रोत्साहित हुआ। तो ये उसका रिकॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैसे हृदय जांच के कैंप लगे और कैसे कैसे बहुत ही अच्छी तादाद में मरीज़ ठीक हुए। इसके बाद आपने पूछा कि समाज सेवा में और आपने क्या आपकी भागीदारी रही, तो मैं ये भी इसके साथ साथ जोड़ना चाहूँगा कि पिताजी हमारे हकीम थे, तो उनके ऐसे हमें छोटे होते ही बचपन में ऐसे संस्कार थे कि बेटे दूसरों का करो कुछ भला, दूसरे का कुछ दर्द बांटो। तो यूँ ही हमने होश संभाला तो हमें समझ में आई कि क्यों ना हम उसके जो नुस्खे हैं, उनके जो चीज़ें हैं, क्यों नहीं वो चैरिटेबल में इस्तेमाल करें, लोगों का फ़ायदा करें। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके नुस्खों की जब भी मुझे किताब हाथ में लगी आज से 20 साल पहले, तो मैंने उनको आजमाया। और सबसे पहले मैंने जॉन्डिस के मरीज़ पे उनका नुस्खा आजमाया, जो कि 1990 में मैंने उसकी मेडिसिन तैयार की आयुर्वेदिक। और अब तक 5000 से भी ज़्यादा हेपेटाइटिस ए और बी के मरीज़ मैं उसी दवाई से ठीक कर चुका हूँ। जिसके अंतर्गत एक बात जो यहाँ पे कहने योग्य है वो ये है कि एक ऐसा मरीज़ जो कि यहाँ से रेफ़र कर दिया गया चंडीगढ़ और गरीब था, जिसके पास जाने का किराया भी नहीं था, वो 2006 में मेरे द्वारा गुरुओं की कृपा से वो ठीक हुआ, जिसका बिलिरुबिन 59.64 था। आज तक मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में दवाइयों में बहुत दम है, बशर्ते कि आपको जानकारी हो। आपने सर स्वास्थ्य के ऊपर कोई पुस्तक भी लिखी है जिस आप जो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने 4 विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, जिसका हमारा मकसद क्या था। पहले तो मैं 4 विषय बताऊंगा कि बच्चों के रोग, हृदय रोग, मधुमेह, और अंत में एक हमने ये पुस्तक आप जो देख रहे हो मेरे हाथ में है, पॉकेट बुक के रूप में है। ये हर एक विषय पे हमने गाँवों में इसको वितरित किया है। ये प्रश्नों उत्तर शैली में लिखी गई है। इसकी ज़रूरत मैंने कब समझी, जब मैं एक बार बीमार था और डॉक्टर के गया, तो वहाँ मैंने दूसरा सवाल किया कि जी इसके लिए हम क्या खाएं, क्या पिएं, ये बीमारी होती क्यों है। वो डॉक्टर बोले हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको इतनी डिटेल हम तो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर दी, दैट्स ऑल। तो फिर मैंने सोचा इसकी ज़रूरत इस बात की है कि गाँव में इसकी जागरूकता कैसे हो। तो हमने प्रश्नों उत्तर शैली में ये बुक्सें लिखी, और उस बुक्स के अंदर क्वेश्चन मैं डॉक्टरों द्वारा उसका आंसर लेके इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करके, और उसको मैंने ये इस तरह इस रूप में ये पुस्तकें बनाई। जैसे अस्थमा में ये आप सवाल देखें कि धूम्रपान की लत क्यों पड़ जाती है और इस लत को छोड़ने में कुछ सहायक सूत्र बताइए डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बताया और मैंने लिख दिया और मैंने गाँव में उसको वितरित कर दिया। तो लोगों को बड़ी जागरूकता हुई कि ऐसे सवाल तो मतलब ऐसी पुस्तकें तो अवेलेबल ही नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं मार्केट में भी नहीं मिलती ऐसी, मतलब जो ज्ञानवर्धक जो स्वास्थ्य संबंधी हमें ज्ञान दे। तो इसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये ऐसे मुझे ज़रूरत इसकी महसूस हुई और गाँव में मैंने वितरित की।
और ये पुस्तकों की संख्या 8,000 के करीब थी, जो मैंने अपने पॉकेट के खर्चे से इसको मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया छपवा कर, और ये भी मेरी अच्छी लाइफ अचीवमेंट मैं समझता हूँ। एक समाज सेवी और एक आयुर्वेदिक की जानकारी के साथ साथ एक आप साहित्यकार भी हैं, तो साहित्यकार की आपकी भूमिका कैसी रही है, किस तरीके से आप अदा कर रहे हैं साहित्यकार की भूमिका? देखिए श्रुति जी, बात ये है कि जो आदमी समाज सेवी होता है ना, उसका दिल जो होता है बड़ा संवेदनशील होता है। बिना संवेदनशील हुए या जज्बाती हुए बिना वो सेवा भी नहीं कर पाता, वो अपने परिवार में उलझा रहता है। तो हम उससे ऊपर उठ के हमने सेवाएं भी की, और जब हमने देखा कि अंदर की जो जज्बात है वो कैसे हम अपने कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, तो मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि एक मैंने पुस्तक, ये शुरुआत तो करनी होगी, इसमें सभी सामाजिक कविताएं हैं। अगर मैं इसमें टाइटल पढ़ूं तो आप लोगों को पता लगेगा कि कितनी सामाजिक इसमें कविताएं इसमें शामिल की गई हैं और कितनी ही प्रेरणादायक हैं। देखिए, ये जो टाइटल है इस बुक का, वो सिर्फ इसलिए रखा कि बेटी बचाओ एक बहुत बड़ा नारा हमारे देश में गूंजता है, और मैंने उसको एक कविता जिसका टाइटल और पुस्तक का टाइटल ये है कि शुरुआत तो करनी होगी, तो वो जो शुरुआत करनी होगी वो हमें अपने परिवार से करनी होगी। ये मैंने सोचा, कहने से क्या बनता है, गोष्ठी करने से क्या बनता है, लेक्चर देने से क्या बनता है, भाषण देने से क्या बनता है, इससे कोई बात नहीं बनने वाली। जब तक कि हम अपने परिवार से उसकी शुरुआत नहीं करेंगे तो उसमें इतना सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये मैंने ये पुस्तक लिखी, 2011 में प्रकाशित हुआ, बाकायदा इसका विमोचन हुआ और अच्छे साहित्यकार इसमें शामिल थे। तो इसमें सारी ही जो कविताएं हैं वो सारी सामाजिक हैं। आप कभी मेरे प्रतिष्ठान से या मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास पुस्तकें अब भी अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको मैं कुछ एक बात बताऊं कि जो टाइटल है तो आपको खुद पता लग जाए कितनी सामाजिक ये विषय लेके मतलब इन्होंने कविताएं लिखी। शुरुआत तो करनी होगी, थोड़ी सी ज़िंदगी, इंसानियत, ये बदनसीब बेटियां, लुप्त होती जा रही हैं ये चीज़ें, नकारात्मक सोच का नतीजा है सारा। ऐसी ऐसी टाइटल पे ऐसे विषय लेके इसमें सारी जो कविताएं इस पुस्तक में हैं। इसके बाद अभी एक और मेरा जो प्रतिलिपि मैं इसकी दिखा रहा हूँ, ये साहित्य अकेडमी पंचकुला में मैंने प्रकाशित करने के लिए भेजी हुई है। इसमें भी इसी तरह से इसी प्रकार सारी सामाजिक कविताएं हैं, और इसका टाइटल आप देख रहे हो उससे ही मालूम पड़ता है कि इसमें किस टाइप की कविताएं लिखी होगी। ना इसमें वीर रस की है, ना श्रृंगार रस की है, केवल तो है तो धार्मिक और सामाजिक है। और इसका टाइटल हमने रखा जिंदगी का आईना। तो इसमें मैं चाहता हूं कि एक दो आपको कविता जो है गुनगुना के थोड़ा सुनाना चाहूँगा। ये है एक छोटी सी लघु कविता है, धोखा देता है। टाइटल है कविता का, लाचारियाँ पहले भी थी जितनी आज हैं, बीमारियाँ पहले भी थी जितनी आज हैं, नशे के बहाने ढूंढता है आदमी कहीं राहत मिल जाए इनसे, लेकिन स्वयं को धोखा देता है आदमी। ये सब ये प्रेरणादायक हैं, सब ये अपने विचारों को सकारात्मक रूप देने के लिए ये सब कविताएं मैंने रचना की हैं। इसी तरह से मंजिल एक है कविता, ठहर गया जो बहता दरिया, ठहर गया जो बहता दरिया, तालाब फिर वो कहलाता है, ठहर गया जो बहता दरिया, तालाब फिर वो कहलाता है, रुकावटों से लड़ता रहा, बहता रहा, मंजिल वो पा जाता है, मंजिल वो पा जाता है।
इसका मतलब उद्देश्य हमारा ये इसी कविता से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिसका जीवन गतिशील है, सक्रियता है, गतिविधियां हैं, चिंतनशील है, वो हमेशा जो इंसान है वो प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अगर हम तालाब के पानी की तरह अगर ठहर गया एक जगह पर, अगर गतिशील नहीं हुए, तो वो तो आप जानते हैं कि पानी की दुर्दशा और उसमें गंध आएगी। इसी तरह से हम उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और जैसे कि विवेकानंद जी ने भी कहा है, जागो, उठो, और जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए जब तक बढ़ते चलो। कहने का भाव यही है कि जब तक हमें उद्देश्य हमारा ये है पूरा ना हो, अपना जीवन सार्थक ना कर लें, कुछ ना कर लें, चाहे समाज सेवा है या किसी को कविताएं सुनाने का है या किसी को संदेश देने का है, तो ये जीवन निरर्थक है, ये सार्थक मैं नहीं समझता। यही मेरी समाज सेवा और यही मेरी रचनाओं का उद्देश्य है। अभी तक तो हमने साहित्य को लेकर बात की, साथ ही साथ आप एक अच्छे गायक भी हैं, तो आपके अच्छे जो संगीतकार कौन रहे हैं आपकी जर्नी में? देखिए, मैं सीनियर सिटीजन और 71 में क्रॉस कर रहा हूँ, तो जो पुराने संगीतकार जिनका श्रुति जी अभी आपको शायद नाम भी ना पता हो, कि आप तो जन्म आपका तो बाद में है, हम 60 साल पहले 70 साल पहले जो फिल्में बनी उनकी भी कई बार हमें गुनगुनाने का, ऐसे एवरग्रीन सॉन्ग्स का कई बार गाने का मन करता है। तो उसी में से कुछ मिले जुले, कुछ पुराने और कुछ थोड़े बहुत ही पुराने एक दो मैं गीत गुनगुनाऊंगा। एक गीत है मुकेश का गाया हुआ, बहुत ही सदाबहार नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ठीक इसी तरह से एक और पसंदीदा गीत किशोर कुमार का गाया हुआ, जो भी मैं कई बार गुनगुनाता हूँ, प्रस्तुत है। जिंदगी है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धन्यवाद। गाने तो बहुत हैं, डायरी मेरी भरी पड़ी है, कम से कम 50 से ज़्यादा सॉन्ग होंगे, लेकिन मेरे पसंदीदा मैंने आपको एक दो जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में ये जो सफ़र है तभी अच्छा हम काट सकेंगे जबकि हमारा जो सोच है सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और हम धैर्य से हर एक काम को दृढ़ संकल्प से करना सीखें, तभी ये ज़िंदगी का सफ़र जो है बहुत सुंदर हम काट सकेंगे। तो आखिरी में चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप एक एनजीओ से बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं, जो आज के हमारे युवा जो एनजीओ चला रहे हैं उनको किस तरह की भूमिका अदा करने के लिए आप उन्हें संदेश देंगे? देखिए, उससे पहले मैं 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
हम सफ़र ले या चल अकेला तू, हम सफ़र ले या चल अकेला तू, मंजिलें हैं तो कारवां भी हैं, तेरी परवाज़ थम ना जाए, गर है चाहत तो आसमां भी है। कहने का मतलब कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये संस्था चला रहा हूँ, मेरा कोई साथ दे रहा है या देगा या नहीं देगा, तो कभी ऐसी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नकारात्मक सोच होगी तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसी 4 पंक्तियाँ का इसका मकसद भी मेरा यहाँ पे बोलने का यही था। और बाकी आज की जो एनजीओ है, यूथ है, उनको मैं एक ही संदेश ये देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कैंप्स ना लगाएं, जैसे पेट दर्द है या आँख का है या छोटे मोटे डायबिटीज़ वगैरह, ऐसे बड़े जो कैंप है, मेगा कैंप जैसे मैंने लगाए हैं और हज़ारों को ठीक भी बड़े बड़े वेल नोन हॉस्पिटलों की टीम बुला के किए हैं, वो हृदय जांच और कैंसर जैसे लगाए हैं। इसका मकसद मेरा ये है उनको बताने का कि ये अगर रोग फर्स्ट स्टेज पे हमें पता लग जाए और मरीज़ जागरूक हो जाए तो ऐसे लाइलाज जो रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं और वाकई में हमें हमारा जो कैंप लगाना है सार्थक हो सकता है। तो ऐसे मैं यूथ जो एनजीओ वाले हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि वो मेगा कैंप लगाएं और बड़े बड़े वेल नोन जो हॉस्पिटल है, चाहे वो वेदांता है, फोर्टिस है, गंगाराम हॉस्पिटल है, इनकी बाकायदा एक विंग होता है अलग जो ये काम करती हैं। ये आती हैं आपके रिक्वेस्ट से और बहुत अच्छी तरह से मरीज़ आपको देख के जाती हैं। और ऐसे वेल नोन हॉस्पिटल के जब आपके डॉक्टर जब ठीक करेंगे या देखेंगे, क्योर करेंगे, तो आपको आपका जो गाना है वो सार्थक होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, मानक चंद जी 1990 से पहले से ये जो समाज सेवा है वो करते आ रहे हैं। उन्होंने समाज सेवी के साथ साथ आयुर्वेद में भी अपना हाथ बहुत अच्छे से जमा रखा है। 2 बार उपायुक्त के से ये सम्मानित भी हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो आज के एनजीओ के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि वो ये छोटे छोटे कैंप की बजाय बड़े कैंप लगाए जिसमें जो गरीब परिवार है उनको फ़ायदा हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वुमेन डेडिकेशन।